ले जी, अब सिचुएशन कुछ ऐसे है कि हमारा जो टॉपिक है वो पहुंच चुका है प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे और हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स की लास्ट टाइम बात की थी। एंटीबॉडीज होती हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बताया था कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने जो है वो ये बात की थी कि इनका एक तो ताल्लुक होता है कि इन्होंने इम्यून सिस्टम जो है उसके साथ जो है वो काम करना होता है। दूसरा, ये प्रोटीन्स जो होती हैं ये ग्लोब्यूलर होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम फिर क्या करते हैं कि इनको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये कल आखिरी हमारी बात हुई थी और उसके बाद फिर जो है वो हमने अब अगले पॉइंट डिस्कस करने हैं कि और प्लाज्मा में क्या क्या चीज होती है जो ब्लड कैरी करके हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाता है। तो देखिए, इसमें जो प्लाज्मा में सीरम होता है ना, सीरम, वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हम प्रोटीन्स डिस्कस कर चुके हैं और आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर हम प्लाज्मा में से प्रोटीन्स निकाल देते हैं तो पीछे जो भी मटेरियल है, चाहे वो सॉल्ट्स हैं, किसी भी किस्म के कोई सॉल्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की कोई फैट्स हैं, ग्लूकोज हैं, कोई भी चीज है, हम जो भी चीज उसमें से रिमूव कर देते हैं, अगर प्रोटीन रिमूव कर देते हैं तो बाकी जो मटेरियल बचता है वो सीरम है, ठीक है। दैट मटेरियल इज सीरम। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है सबसे पहले जो चीजें मिलेंगी वो ये है कि वो चीज जो ट्रैफिक शुमार होती है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक, ये रोजमर्रा की ट्रैफिक होती है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे सेल्स जो है वो फैट्स बनाकर भेज रहे होते हैं, ठीक है। हमारे जो होते हैं रोजमर्रा की ट्रैफिक में जो है वो हार्मोन्स शामिल होते हैं। रोजमर्रा की ट्रैफिक में एक चीज जो है वो रिक्शे की मानंद है जो हर वक्त हमारे हर सड़क पर मौजूद होती है और वो है ग्लूकोज, ठीक है। ये वो चीज है जो हर वक्त हर सूरत में मौजूद होना जो है वो जरूरी भी होता है। उसके अलावा और कौन कौन से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, जैसे यूरिया, ठीक है, ये ऑर्गेनिक है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो है वो और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को एक दफा पहले भी बताया था जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे कि हमारी बॉडी में फैट जो है ना, फॉर एग्जांपल ये एक फैट है। फैट हमारे ब्लड में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको प्रोटीन की एक बाउंड्री में बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस पूरे कंपाउंड को, दोनों इनको मिला के अगर ये जो है इसको आप कह लें कि ये फैट मॉलिक्यूल है और ये जो है ये प्रोटीन कोट है उस फैट मॉलिक्यूल का, तो इस पूरे कंपाउंड को आप क्या कहते हैं, इस पूरे कंपाउंड को आप नाम देते हैं लिपोप्रोटीन। बेसिकली कोई भी ऐसी फैट नहीं होती जिसको हम आजादी से अपने ब्लड में फिरने दें, क्योंकि फैट अगर ब्लड में फिरेगी ना, फैट अगर ब्लड में फ्लो करेगी तो फैट जाकर स्टिक हो जाएगी हमारी आर्टरीज के साथ और वो आर्टरीज के नैरो होने का सबब बनेगी। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब एक दफा आर्टरीज नैरो हो जाए, कोलेस्ट्रॉल आ जाए, तो उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो है वो ये वाले मुस्तकिल के जो है न्यूट्रिएंट मौजूद हैं। उसके अलावा और कौन सा है, जैसे लैक्टिक एसिड है। अब ये देखिए ये क्या चीज है। आप इसमें जो है वो, अब आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि लैक्टिक एसिड भी आएगा, लेकिन जब लैक्टिक एसिड बनता है, और आपको पता है कि लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब आप जो है वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं। जब आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं और आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो उसके बाद आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के नतीजे में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, बेसिकली ये फर्मेंटेशन जो है ये आपकी बॉडी इसको जाया नहीं होने देती। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नतीजे में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड बन तो गया है, और ये लैक्टिक एसिड बना किस तरह है, जरा एक दफा इस रिएक्शन को जो है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, जब ये एक दफा ग्लूकोज आपका सेल ब्रेक करेगा, उस ग्लूकोज को लेकर जाएगा वो कहाँ तक, पायरुविक एसिड तक या पायरुवेट तक, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से पता है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट जो है वो पायरुविक एसिड होता है। या तो ये चला जाएगा कहाँ पर, एस्पायरेशन में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन वो कब जाएगा, अगर ऑक्सीजन हो। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर इस पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लैक्टिक एसिड में, विच इज अ बिट लेस पॉइजनस कंपाउंड देन पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड अगर मौजूद रहे ना तो वो जरा ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि असल में लैक्टिक एसिड जो है वो पायरुविक एसिड से बना है, और पायरुविक एसिड है 3 कार्बन कंपाउंड। और आपको ये भी पता है कि जो ग्लूकोज है ये 2 पायरुविक एसिड बनाता है ना, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इस लैक्टिक एसिड के अंदर
एक दो कार्बन और ऐड करके वापस ग्लूकोज बना दें। और ऐसा होता है कि आपका जो आपके ये किसमें बनी लैक्टिक एसिड, किसमें बना? मसल्स में। मसल्स में लैक्टिक एसिड बना। आपने लैक्टिक एसिड जो है इसको ब्लड के जरिए कहाँ भेज दिया? जरा आप और से देखिएगा। ये है वो जो मैकेनिज्म जो आपके बुक में बताया हुआ है, फर्स्ट ईयर में बताया हुआ है, सेकंड ईयर में बताया हुआ है। सेकंड ईयर में दो जगह मेंशन है। लैक्टिक एसिड जो है वो ब्लड के जरिए जाता है लिवर तक, ठीक है। अब लिवर जो है वो क्या करता है? वो इस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है दोबारा से ग्लूकोज में, और इस ग्लूकोज को किस में ऐड कर देता है? ग्लाइकोजन में। आपको पता है कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की स्टोर्ड फॉर्म क्या है? ग्लाइकोजन। इस वाले फिनोमिना को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इस फिनोमिना को आप कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी ग्लूकोज टूट गया था, आपने उसको दोबारा बनाया, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो आप इस फिनोमिना को नाम देते हैं, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड आपके ब्लड में ट्रेवल कर रहा होता है बिल्कुल इसी तरह। तो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। उसके अलावा जो है वो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, अच्छा उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक वेस्ट प्रोडक्ट जो है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होती है लिहाजा उसके बारे में पहले ही हमने डिस्कस कर लिया कि वो यूरिया है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स में आपके पास कुछ और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से यूरिया ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड भी होता है हमारे ब्लड में। फिर इसी तरीके से डिफरेंट सेल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी हमारे प्लाज्मा के जरिए ही ट्रेवल कर रहे होते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमारे ब्लड के अंदर अदर देन रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। प्लाज्मा की बात हुई है ना, ये तमाम चीजें अदर देन रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं। इन तमाम बाकी चीजों की बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, इसलिए मैं क्विकली इसको मूव कर गया हूँ। अब आप जरा अगर देखें अपने बुक में तो आपको पता लगेगा कि ये जो आप लोगों का अगला टॉपिक है ये ब्लड सेल्स से रिलेटेड है। मैं ब्लड सेल्स से के बारे में गुफ्तगू करने के बजाय पहले मैं आऊंगा फंक्शंस ऑफ ब्लड पे। एक दो पेजेस आगे अगर आपके पास बुक पड़ी हुई है तो उसको अगर आप आगे एक दो पेजेस फोल्ड करते हैं तो आपको पता लगेगा आगे मेंशन है फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये जो फंक्शंस ऑफ ब्लड है ना, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये कई दफा पूछा जा चुका है बोर्ड में, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा भी और फंक्शंस ऑफ ब्लड भी। इवन हार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो भी कम आते हैं। हार्ट और ब्लड कैपिलरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी कम आते हैं। इवन आप हमारे बच्चे बड़ी मेहनत लगा के जो है वो हार्ट से रिलेटेड जो होता है जो हार्ट का साइकिल होता है वो बड़ी मेहनत लगा के याद करते हैं और पता लगता है कि जी ये वाला आर्टिकल जो है ये तो आया ही नहीं, ठीक है। तो आप बहुत दफा ऐसे जो है वो बच्चों के साथ हो चुका है। तो असल में जो आर्टिकल आता है ना, असल में जो जी जी लॉन्ग क्वेश्चन, मैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में तो बताया नहीं था, लॉन्ग क्वेश्चन। असल में तो जो आर्टिकल आते हैं ना ये दोनों आते हैं, या कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा या फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये बहुत ज्यादा जो है वो रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। ठहरिएगा, ये पता नहीं क्या हुआ है इसको, ये बंद हुई भी थी। हाँ ठीक है, अब ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए फंक्शंस ऑफ ब्लड में एक एक करके एक दफा वह खुद एज्यूम करें कि फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या क्या होंगे। नंबर वन, पहला फंक्शंस ऑफ ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट है। बल्कि ऑब्वियसली ओवरऑल जितने भी फंक्शंस आप देखेंगे ना ब्लड के, और बहुत ही कम आपको फंक्शन मिलेंगे सिवाय इसके, ठीक है। हाँ एक चीज और भी है, दूसरा फंक्शन जनरली मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे। जनरली डिस्कस कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट के अलावा क्या है, क्लॉटिंग है, ठीक है। क्लॉटिंग, क्लॉटिंग जो है वो ऑब्वियसली ब्लड उसमें प्लेटलेट्स यूज करता है। अब प्लेटलेट्स क्या है ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसमें, वो जो हमारा आर्टिकल है ना सेल्स वाला आर्टिकल है उसमें इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे प्लेटलेट्स वाले आर्टिकल को। जो है अभी इसमें हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। ये प्लेटलेट्स के जरिए करता है। उसके अलावा जो है वो ब्लड हमारे इम्यून सिस्टम में भी रोल प्ले करता है। इम्यून सिस्टम में बेसिकली ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है, आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स वो आपका रोल प्ले करते हैं, और ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है बहुत सी आपकी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन से टैकल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आप देखेंगे आपकी बॉडी में जो फ्लूइड लेवल है वो ब्लड से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। फ्लूइड लेवल जो कि वाटर वाटर लेवल होता है वो ब्लड के जरिए मेंटेन किया जाता है, जिसकी मिसाल मैंने आपको कल भी दी थी कि हमारी बॉडी का जो जनरल स्टैंडर्ड है
वो ब्लड होता है। तो जनरल ये जो चंद एक मैकेनिज्म है ये हमारे अपने जहन में है। उसके अलावा यहाँ क्या क्या कुछ मेंशन है यहाँ देख लेते हैं जी। ये देखिए, द प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। अब ये जो चीज है ये मैं आपको कल समझा चुका हूँ। मैं आपको क्या कहा था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एल्ब्यूमिन के जरिए मेंटेन किया जाता है। ये वाली डायग्राम अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि जो वाटर की लीकेज होती है टिश्यू के अंदर, उसको ओवर लीकेज से बचाने के लिए हमारे ब्लड में लिवर एक प्रोटीन बनाकर डालता है, और वो प्रोटीन है एक्चुअली एल्ब्यूमिन। ये असल में लिवर से बनती है। लिवर ये प्रोटीन ब्लड में डालता है और ये हर वक्त ब्लड में होती है। इसका काम ये होता है कि जो लीकेज है उसको अंडर चेक रखना। बहुत सा वाटर लीक होने से बचाने का सबब जो है वो यही एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इट वुड प्रोटेक्ट द वाटर फ्रॉम लीकेज। ठीक है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, देखिए इस ऑस्मोटिक प्रेशर की एक और मिसाल ले लेते हैं। इस ऑस्मोटिक, क्योंकि अब पॉइंट आ गया है लिहाजा अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सिस्टम्स हैं, ए एंड बी। इनके दरमियान में एक पोरस मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपके पास दो सिस्टम्स हैं, इनके दरमियान में एक पोरस मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में जो है वो आप यूं कह लीजिए कि यहां पर ब्लड, यहां पर जो फ्लूइड है ना उसमें वो प्रेशर, उसमें प्रेशर है, थोड़ा बहुत प्रेशर है। इस कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड है ना वो मुस्तकिल सर्कुलेट कर रहा है, उसमें प्रेशर है, ऐसे करके ये सर्कुलेट किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इस कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, जो जिनके अंदर ये जो है वो एक सलाहियत है कि ये वाटर को, क्वालिटी है कि ये वाटर को बाइंड रख सकती हैं। देखिए याद रखिए, बहुत सी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो वाटर को बाइंड रख सकती हैं। कैसे वाटर को बाइंड वो कैसे रखेंगी? उनके पास कुछ ऐसे पोलर एंड्स होंगे कि वो वाटर को अपने साथ जोड़ लेंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। जब वो प्रोटीन एक खास अमाउंट में आपके ब्लड में ऑलरेडी मौजूद है तो वो क्या करेगी, वो वाटर को अपने साथ जोड़ लेगी और वाटर को लीक नहीं होने देगी। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी फिनोमेना है कि ये जो जितनी भी प्रोटीन पार्टिकल्स हैं ये असल में, जैसे ये मैं बना रहा हूं, ये वाटर को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। जब वाटर को ये अपने साथ जोड़ के रखेंगे तो ये असल में क्या है, इनकी वजह से यहां पर क्या मेंटेन हो रहा है, सोल्यूट प्रेशर मेंटेन हो रहा है, या सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो यहां पर बढ़ रहा है। और आपको पता है कि जब सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो वाटर का दूसरी तरफ जाना जो है वो एक हद से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब ये वाटर मुस्तकिल सर्कुलेट कर रहा है इस मीडियम में, कुछ यहां लीक होता जाएगा, यहां लीक होगा। वजह क्या है? इसके लीकेज होने की वजह सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है। अगर ये प्रेशर खत्म हो जाता है तो यहां से वाटर लीक ही ना कर सके इस तरह। ठीक है, यहां से ये जो वाटर है ये इस तरफ को लीक कर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ब्लड में होता है कि अगर ये दो मीडियम्स है, एक मीडियम है आपकी कैपिलरी, दूसरा मीडियम है आपका टिश्यू। यहां से जब ब्लड निकलेगा और वाटर निकलेगा तो उनमें से बहुत सा वाटर जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स की वजह से, प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से बच जाएगा। तो ये एक और फंक्शन है असल में प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो ये जैसे मैंने फ्लूइड लेवल लिख दिया ऑलरेडी, ये मैं फ्लूइड लेवल लिख चुका हूँ। ठीक है, ये इसी से जो है वो ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो उसका जो है वो सेकंड पॉइंट देखिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अच्छा, इसमें जो है वो तो आप जितनी मर्जी बात कर लें, इस हवाले से तो आप जो मर्जी बात कर लें कि आपने जो है वो ट्रांसपोर्ट किस किस की करवानी है। भाई सबसे पहली ट्रांसपोर्ट जो ब्लड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है वो क्या है कि आपके लंग्स से उठाने हैं ऑक्सीजन को और उसको सेल्स तक लेकर जाना है, और इसी तरीके से सेल्स से उठाना है कार्बन डाइऑक्साइड को और उसको कहाँ लेकर आना है, लंग्स तक लेकर आना है। इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट का ऐसा मैकेनिज्म है। ठीक है, बट उसके अलावा आपके पूरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, आपके जितने भी ये जो कंपोनेंट्स होते हैं जो डाइजेशन के बाद ब्लड में आते हैं, आपको ये बात भी अच्छे तरीके से याद होगी कि हमने जब डाइजेशन करवाई थी तो जो आपके पास विलाय और माइक्रोविलाय थे, माइक्रोविलाय से जो भी चीज एब्जॉर्ब होती थी वो कैपिलरी में आती थी सिवाय फैट्स के, और वो सीधा जो है वो ब्लड में शामिल होती थी। वो सारी ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? वो सारी ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लड कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने एक हार्मोन पहुंचाना है अपने ब्रेन से, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन में हाइपोथैलेमस में कोई हार्मोन रिलीज होता है और वो आपने पहुंचाना है किडनी तक। अब आपके पास और कोई सोर्स नहीं है, कोई इतनी लंबी आपने डक्ट नहीं बनाई हुई। ठीक है, तो वो बगैर डक्ट के किसके जरिए जाता है? वो ऑब्वियसली आपके ब्लड के जरिए जाता है। तो ये जितनी भी चीजें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, इवन जो जर्म्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट इसलिए होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए बेसिकली आपके ब्लड में है ही वाटर। आप यूं कह लीजिए कि आप ब्लड अपनी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ये देखिए, ये दोनों पॉइंट सेम है।
डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स के बारे में ना इत्तेफाकन मैं आज एक चीज पढ़ रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एक कैपिलरी है, ये आपके पास एक कैपिलरी है, अब न्यूट्रोफिल जो है ना ये अच्छे खासे मोटे होते हैं। मैं ये कैपिलरी जो है ये बना रहा हूँ इधर जरा वाइड करके। अच्छा, रेड ब्लड सेल जो है ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि रेड ब्लड सेल इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ कैपिलरी। ये आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा हुआ है। रेड ब्लड सेल जो है ना वो कैपिलरी में लाइन बनाकर गुजर रहे होते हैं ऐसे। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ना ये ऑलमोस्ट जो है वो इस साइज के हैं, या आप इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा बना लें ऐसे, ये ऑलमोस्ट इस साइज के हैं। अब जब इन्होंने यहां पर कैपिलरी के अंदर जाना है ना, यहां पर है टिश्यू। अब आपने कभी सोचा है कि व्हाइट ब्लड सेल, जरा एक ये सवाल आपने गौर से सुनना है, व्हाइट ब्लड सेल तो हमारे ब्लड में होता है, तो ये टिश्यू में कैसे जाता है? आप देखें ना, हमें जो चोट लगती है या हमारे जो इन्फेक्शन होती है वो तो टिश्यू में होती है, टिश्यू में इन्फेक्शन होती है। तो व्हाइट ब्लड सेल तो ब्लड में होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल टिश्यू में कैसे जाता है? व्हाइट ब्लड सेल टिश्यू में, किसी के पास आंसर है? बेटा इसका तरीका ये होता है कि व्हाइट ब्लड सेल जो है ये स्क्वीज करता है, इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये स्क्वीज करता है, और जब ये स्क्वीज करता है तो ये इस इन पोर्स से निकल के टिश्यू के अंदर चला जाता है। जब इसको इन्फेक्शन का सिग्नल मिलता है तो इन पोर्स से जो है वो स्क्वीज होकर इस टिश्यू में चला जाता है। और ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ये क्या चीजें हैं? अभी आप लोगों अभी वहां पे आपने वर्ड पढ़ा ना कि WBCs जो हैं इनमें दो के नाम लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है मोनोसाइट और दूसरा है न्यूट्रोफिल। बेटा ये दोनों व्हाइट ब्लड सेल जो है वो 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनमें से 2 टाइप्स जो है वो ये वाली है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये जो है वो आपके इसमें व्हाइट ब्लड सेल की टाइप्स हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं सेल एंड सेल लाइक बॉडीज पढ़ाऊंगा तो आपको व्हाइट ब्लड सेल का जरा ज्यादा अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए ब्लड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ये हमने बात कर ली है। लिम्फोसाइट्स ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स भी बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये व्हाइट ब्लड सेल्स, ये इंशाल्लाह आप जो है वो व्हाइट ब्लड सेल वाले आर्टिकल में भी पढ़ेंगे और इम्यूनिटी वाले आर्टिकल में भी पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का आखिरी आर्टिकल है। ठीक है, ये देखिए अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लड प्रोड्यूसेस इंटरफेरॉन। अच्छा, ये ब्लड नहीं प्रोड्यूस करता, ये भी बड़ी जो है ना वो एक कंफ्यूजिंग बात लिखी हुई है, ब्लड नहीं प्रोड्यूस करता, ये व्हाइट ब्लड सेल्स और कुछ और मजीद सेल्स जो हैं वो इंटरफेरॉन और एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड नहीं प्रोड्यूस करता। मतलब इंटरफेरॉन जो है ये क्या चीज है? अब देखिए यहां पर ये प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो अब मार्केट से इंडस्ट्री सिंथेसाइज्ड भी मिल जाती है। इंटरफेरॉन एक ऐसी प्रोटीन है जिसको आप कहते हैं ये वो है, हाँ ये एंटीवायरल प्रोटीन है। ठीक है, ये एंटीवायरल प्रोटीन है, असल में एंटीवायरल नहीं है, ये एंटी न्यूक्लिक एसिड है, एंटी न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन है। और अगर न्यूक्लिक एसिड कोई आता है आपके फूड में या किसी भी तरीके से इसको न्यूक्लिक एसिड मिल जाता है तो ये फौरी तौर पर न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करती है, एंटीटॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अच्छा ये एंटीटॉक्सिन्स भी ज्यादातर न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस करते हैं। न्यूट्रोफिल जो भी मैंने आपको बताया कि वो व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप है, न्यूट्रोफिल्स हैं और एक और टाइप होती है बेसोफिल्स, वो एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड नहीं करता। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट्स आर बॉडी फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड एंड टॉक्सिन्स ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा उसके बाद जो है वो यहां पर आप देखिएगा कि जो ब्लड है उसके बारे में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, वो ये है कि एक तो आपने कल ब्लड की पीएच पढ़ी थी, आपने ब्लड की पीएच पढ़ी थी 7.2 टू 7.6। ठीक है, ये हमने कहा था कि ये होम्योस्टैटिक लेवल है ब्लड की पीएच का। तो ये 7.2 से 7.4 मैंने लिख दिया, 7.6 का तक की जो लिमिट है इसके दरमियान सेंट्रल पॉइंट है जिसपे ब्लड अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब देखिए यहां पर ये बात तो है, ये बात तो आपने ऑब्वियसली समझ ली कि जो ब्लड है वो अपनी पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ साथ ब्लड को बार बार अपनी पीएच मेंटेन करने की जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात यह है कि ये जो टिश्यू है, फॉर एग्जांपल ये जो कैपिलरी है इसके इर्द गिर्द ये टिश्यू है। ठीक है, इस टिश्यू में बार बार एसिडिटी इंक्रीज भी हो सकती है, या इसको एसिडिटी नहीं लिखता मैं, इसको आप लिख लीजिए कि बार बार जो है वो पीएच इंक्रीज भी होती है, यानी बेसिसिटी की तरफ भी जाती है, और पीएच डिक्रीज भी होती है।
अब इसको मेंटेन को, आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि द सब्सटेंस दैट मेंटेन्स द एसिडिटी इज कॉल्ड एज, हाँ भाई कौन सा क्या कहलाता है वो, दैट मेंटेन, जी बफर सोल्यूशन, ठीक है, मेंटेन्स द एसिडिटी, वो बफर सोल्यूशन कहलाता है। तो ये बफर जो है ये जो हमारी बॉडी का बफर है ये हमारा ब्लड है। ये क्या करता है, ये एसिडिटी या पीएच को, एसिडिटी भी नहीं लिखना चाहिए, पीएच, पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर यहां पर जो है वो फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूं, अगर ये केस है यानी पीएच जो है वो इंक्रीज हो गई, बेसिसिटी की तरफ चली गई है, तो यहां से कौन से कंपाउंड्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, यहां से एच पॉजिटिव जो है वो अंदर फटाफट ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और पीएच को वापस किस तरफ ले आया जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन की तरफ ले आया जाएगा। अगर जो है वो केस ये हो कि यहाँ पर ये जो पीएच जो है वो लो है यानी एसिडिटी की तरफ चली गई है, एसिडिटी की तरफ जाने की वजह से यहां पर क्या ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, OH नेगेटिव फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ब्लड की तरफ से, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो पीएच है वो एसिडिटी से वापस किधर आ जाएगी, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। अब इस चक्कर में ब्लड के साथ क्या होगा, देखें ब्लड ने ठेका लिया हुआ और वाकई ब्लड ने ठेका लिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, ब्लड ने टिश्यूज का ठेका लिया हुआ है ना, एक तरह से टिश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टिश्यू में एसिडिटी होगी तो ब्लड OH देगा, टिश्यू में बेसिसिटी होगी तो ब्लड H पॉजिटिव देगा। इस चक्कर में ब्लड की अपनी पीएच जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं, या तो हम पानी पीते हैं या हमारा ब्लड जो है कोई ना कोई इस तरह का मैकेनिज्म करता है, लेकिन बफर का काम होता है, मतलब बफरिंग जो है ना हमारे अपने बॉडी के अंदर जो सोल्यूशन होता है, जो टिश्यू के अंदर जो सोल्यूशन होता है उसकी बफरिंग ब्लड का काम होता है। ये देख लीजिए, इसने यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस जो है उसकी बात की हुई है। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर दस हेल्प्स इन होम्योस्टेसिस, मैं आपको ये बात कल ही बता चुका हूं कि हमारी बॉडी का जो स्टैंडर्ड लेवल है हर चीज के मेंटेन करने का वो ये है, ब्लड है। तो जितना भी टेम्परेचर वगैरह वो इसी के लिए मेंटेन किया जाता है। वॉल्स ऑफ ब्लड हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। अब ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, असल में वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करना चाहा है इसने, और यहाँ पर वॉल ऑफ ब्लड वेसल पता नहीं क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड वेसल तो बाद में जाके आती है, लेकिन यहाँ पर ये असल में किसकी बात कर रहा है, वॉल ऑफ ब्लड, ये कैपिलरी की बात कर रहा है। जैसे मैं ये बनाता हूँ ना, अब ये जब भी मैं बनाऊंगा विद पोर्स, इसका मतलब ये कैपिलरी है, मैंने आगे भी बनानी है, इसलिए अपने माइंड में रखें कि जब भी मैं बनाऊंगा ये जो विद पोर्स कोई भी ट्यूब बनाऊंगा और उसमें एक्सचेंज दिखाऊंगा ना इस चैप्टर में, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है वो कैपिलरी मैंने बनाई है, ठीक है। सो ये जो है वो एक मतलब एक ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये असल में यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है और वो ऑब्वियसली कैपिलरी की वजह से होता है। मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय प्रोड्यूसिंग हेपेरिन एंड हिस्टामिन। अब ये दो कंपाउंड्स होते हैं, हेपेरिन, हेपेरिन, और फिर इत्तेफाक ये है कि ये काम भी ब्लड का नहीं है। मतलब आप देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि ब्लड प्रोड्यूसेस इंटरफेरॉन, अब ये ब्लड का काम नहीं है, बिल्कुल इसी तरह ये काम भी ब्लड का नहीं है। हेपेरिन और हिस्टामिन बनाना ब्लड का काम नहीं है, बल्कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है। हाँ ब्लड में होते जरूर हैं, क्योंकि जाहिर वो ब्लड का ही हिस्सा है ना, तो ब्लड में होते जरूर हैं। इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल फ्लूइड तुम्हें कहां से याद आ गया सर? अभी पिछले पॉइंट में लिखा हुआ एंड पे, पिछले पॉइंट में एंड पे लिखा इंटरस्टिशियल फ्लूइड यही वाला है यार, ये वाटर लीकेज हो रही है। असल में मैंने आपको कहा था ना कि हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं वो बॉडी फ्लूइड में डूबे हुए हैं। तो वो बॉडी फ्लूइड बनाता कौन है, ब्लड से वाटर लीक होकर टिश्यू में आता है और वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। मैं आपको इसका अब एक जो है ना वो आपने अगर जिक्र छेड़ ही दिया तो मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि जब तक यहां पर प्लाज्मा होगा ना तो आप उस वाटर को प्लाज्मा का हिस्सा कहेंगे, ठीक है, प्लाज्मा वाटर। जब ये वाटर यहां से लीक हो जाएगा और टिश्यू में आ जाएगा, यहां से लीक होकर टिश्यू में आ जाएगा, तो अब आप इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, या इसको आप कहेंगे टिश्यू फ्लूइड, तीनों इसी के नाम है, ठीक है। जब ये लीक होकर टिश्यू में आ जाएगा तो ये तीनों इसी के नाम है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। उसके बाद फिर ये स्पेशल किस्म की वेसल्स होती हैं, उनके जरिए इसको वापस भेजा जाता है। मैं अब आपसे जो है वो जिक्र कर ही देता हूं। ये स्पेशल वेसल्स होती हैं जो ब्लाइंड एंडेड होती हैं, ठीक है।
ये जो वेसल्स होती हैं ब्लाइंड एंडेड होती हैं, और इन वेसल्स के जरिए इसको वापस भेजा जाता है, और जब यही वाटर वापस जाने के लिए इन वेसल्स में दाखिल हो जाता है तो फिर आप इस वाटर को क्या कहना शुरू हो जाते हैं, इस वाटर को आप लिम्फ कहना शुरू हो जाते हैं। ये जिक्र बाद में भी आएगा कि जब एक दफा ब्लड प्लाज्मा लीक हो गया, वाटर लीक हो गया, तो अब वो जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आईएसएफ या ईसीएफ या टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। और अगर वो जब वापस जाने के लिए लिम्फेटिक वेसल में दाखिल होगा तो फिर आप उसको क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे, ठीक है। तो अब आइए जो बात मैं कर रहा था, हाँ, ब्लड जो है उसके वाइट ब्लड सेल्स वो क्या करते हैं, दो तरह के कंपाउंड्स रिलीज करते हैं, एक होता है हिपेरिन और दूसरा होता है हिस्टामीन, ठीक है। ये जो हिपेरिन और हिस्टामीन है, हिपेरिन जो है ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, ठीक है। और यहां पर हम पढ़ लेते हैं बजाय लिखने के, देख लीजिएगा कि एंड ऑल्सो मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग वाटर एंड सॉल्ट्स, ये सारा कुछ मेंटेन करता है। मैं आपको बता रहा था हिपेरिन के बारे में, यहाँ लिखा हुआ ये देखिए, बेसोफिल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल का नाम है बेसोफिल, प्रोड्यूसेस हिपेरिन अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स ब्लड क्लॉटिंग। हाँ जी, मुझे पहले ही शक था, मैं थोड़ा सा डिट्रैक हो रहा हूँ। जो हिपेरिन है ये ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का मतलब क्या है कि आपके ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करता है। अगर ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग ना हो, इसको आप कहते हैं एंटी कोएगुलेंट, ये आपके ब्लड को जमने से रोकता है। और अगर ये खत्म हो जाए ना, जो कि डेंगू वगैरह में इसके ऊपर काफी ज्यादा असर होता है, कि एंटी कोएगुलेंट अगर खत्म हो जाए तो आपका जो ब्लड है वो जो है वो क्लॉटिंग की तरफ जो है वो चला जाता है, और जब क्लॉटिंग होती है तो उसके बाद फिर ब्लड जो है वो मूव नहीं करता, ठीक है। हिस्टामीन ये है जो आपके इन्फ्लेमेशन रिएक्शन कॉज करवाता है, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। अच्छा, इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? इन्फ्लेमेशन इस बात की निशानदेही है कि इस जगह पर कोई ना कोई गड़बड़ है। एक होती है इन्फ्लेमेशन और एक होता है इन्फेक्शन, दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। इन्फेक्शन के नतीजे में, इन्फेक्शन होता है कि किसी भी जगह पर कोई ऐसी सेल्स जो हैं या खास तौर पर बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं जो कि काम जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होती है, इन्फेक्शन जो है वो वायरस की वजह से हो सकती है, इवन इन्फेक्शन जो है वो कैंसर सेल की वजह से हो सकती है। अब ये इन्फेक्शन जो है ये एक मैकेनिज्म स्टार्ट करती है जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है कि ये अब एक कास्केड होता है, तसलसल, कास्केड का मतलब होता है तसलसल, कास्केड ऑफ मैसेजेस, केमिकल मैसेजेस जो है ना वो भेजना शुरू होते हैं। और जैसे ही कास्केड ऑफ मैसेज जाता है ना, तो फिर कौन एंट्री मारता है, व्हाइट ब्लड सेल स्क्वीज होकर एंट्री मारता है, व्हाइट ब्लड सेल स्क्वीज होकर उस जगह पर एंट्री मारता है और वहां जाके फौरी तौर पर क्या करता है, उसको एलिमिनेट करता है जो भी प्रॉब्लम आ रहा होता है। आपको ये पता है कि अगर ये इन्फ्लेमेशन ना हो तो आपका जो भी रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो इंतहाई स्लो हो जाए, बड़ा जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन यही इन्फ्लेमेशन, खासतौर पर कोरोना में यही इन्फ्लेमेशन जो है ये उसका बायस बन रही होती है, हमारे अपने जो है वो लंग्स को डिस्ट्रॉय करने का बायस बन रही होती है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं कि ये हमारे ही लंग्स के टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन असल में वो रिएक्शन है जो रिपेयरिंग के लिए या इस बात की निशानदेही के लिए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है, उसके लिए इन्फ्लेमेशन रिएक्शन स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। सो ये तो उसके बाद क्या है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। ये कुछ इसके डिसऑर्डर्स हैं वो भी देखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ब्लड सेल्स के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू स्टार्ट कर देते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो आप जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स कौन सी हैं, उसके बाद जो है वो फिर इनके बारे में मजीद गुफ्तगू देखेंगे। बेटा, जो ब्लड सेल्स हैं ये तीन तरह के हैं, जिनमें से एक को सेल गलत तौर पर कहा गया है। वो कौन से हैं? वो हैं प्लेटलेट्स। ये एक्चुअली सेल्स नहीं होते, ये क्या होते हैं बाद में डिस्कस करेंगे जब इनकी बारी आएगी। दूसरी टाइप के सेल्स हैं जिनको आप कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी टाइप के सेल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये तीनों टाइप के सेल्स होते हैं और इन तीनों की शेप बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये बाइकॉनकेव होते हैं। बाइकॉनकेव का क्या मतलब है कि असल में ये ऐसा सेल होता है जो दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, दरमियान से इसमें एक अदद डिप्रेशन होता है,
दरमियान से एक अदर डिप्रेशन होता है। बाइकॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव होता है कि साइड से जो है वो थिक हो कोई चीज और दरमियान से जाकर कॉनकेव लेंस जैसे जी बच्चे, कितनी देर से आवाज नहीं आ रही? अभी आप लेफ्ट गए हैं, लेफ्ट हो गए तो तब से नहीं आ रही। आखिरी बात मैंने क्या की थी? कासिम क्लास में था भी कि नहीं तू? हैं? जी सर था। तो आखिरी बात मैंने क्या की थी, कुछ याद है? तू था लेकिन तू नहीं था। सर इसे पूछे ना, बताइए। कासिम, तुझे शर्म नहीं आती? जी सर। क्या खेल रहा था तू? सर मैं गेम नहीं खेलता, मुझे अब भूल गया आपने क्या कहा है। बेटा अल्लाह ताला ऐसे ही पकड़वाता है चोरों को, नवाज शरीफ ऐसे ही पकड़ के ऐसा। चलो, मैं ये कह रहा था कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बाइकॉनकेव होते हैं। बाइकॉनकेव का क्या मतलब होता है? बाइकॉनकेव का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज हो जो दोनों साइड से, जिसकी दो सरफेसेस हो और दोनों सरफेसेस दरमियान में से जो हैं वो डिप्रेशन हो या दरमियान में से थिन हो और साइड से जो हैं वो थिक हो। ये देख लीजिए, इसकी साइड्स देख लीजिए, तो ये बाइकॉनकेव सेल होता है। जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली डबल द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तकरीबन डबल होते हैं, ठीक है। और ये जो है इनकी तादाद भी बहुत कम होती है। ये सारा कुछ जो है ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। जो बाद में डिस्कस करना चाह रहा हूँ बेटा, ये दोनों टाइप के सेल्स जो हैं, चाहे आप व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें चाहे आप रेड ब्लड सेल्स की बात करें, दोनों टाइप के सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी की बोन मैरोज में प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरोज, वो आप किसी भी बोन मैरो की बात कर ले, जहां भी बोन मैरो होगी वहां ये दोनों टाइप के सेल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। इसमें एक बोन मैरो होती है आपकी बॉडी में जिसको हम कहते हैं रेड बोन मैरो, और दूसरी बोन मैरो होती है जिसको हम कहते हैं व्हाइट बोन मैरो। बच्चे समझते हैं कि व्हाइट बोन मैरो में व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स, गलत बात है। दोनों बोन मैरोज में दोनों तरह के सेल्स बन रहे होते हैं, क्योंकि बोन मैरो में असल में रेड ब्लड सेल के स्टेम सेल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं, आपके बुक में भी इसका नाम लिखा हुआ डायग्राम में, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ये वो स्टेम सेल्स होते हैं जिन्होंने आगे जाके रेड ब्लड सेल बनना होता है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। ये असल में इन्होंने ही आगे जाकर बनना होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये कहाँ मौजूद होते हैं? बोन मैरो में। दोनों बोन मैरोज में मौजूद होते हैं, व्हाइट बोन मैरो में भी रेड में भी। तो व्हाइट के व्हाइट होने की क्या वजह है बेटा? व्हाइट के व्हाइट होने की वजह है कि इसके अंदर फैट्स डिपॉजिट होते हैं। हमारी बोन्स के अंदर दरमियान में एक रीजन होता है, उसमें फैट्स डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से ये व्हाइटिश या येलोइश अपीयर हो रहा होता है। तो ये असल में जो है वो वजह होती है इसके जो है वो व्हाइट अपीयर होने की, ठीक है। तो दोनों के दोनों बोन मैरो में बनते हैं, और यहाँ पर जो है वो इन्होंने वो पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है जिसके जरिए आपके व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो प्रॉपर सिग्नल मिलने पे किसी भी, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। इस पिक्चर को लेकर जो है उधर ले जाते हैं ताकि इसकी डिस्कशन कल भी हो सके और आज भी हो जाएगी। ये देखिएगा कि ये, सॉरी यार तुम लोग पहले बताओ ना, चंगी भली मैं कल कर चुके हैं। मैं भी तो समझ के नहीं आ रही। हद हो गई है, साथ ही कह दिया करो सर। इसे सर अब पता लग, तो तुझे पहले बोल देता, पहले तो बोल देते तुम। सर मैंने कहा अभी आपको हाँ अभी समझ आएगा, तंग आ रहा है। गल समझ आए ना आए तो गल लगी जाओ करी जाओ। हाँ भाई, मैंने जितनी मैं
मैं अब आपको बता देता हूँ। मैंने जो है वो रेड ब्लड सेल्स की बात की थी, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, बाइकॉन्केव, ये बात की हुई थी हमारी। बाइकॉन्केव के बाद मैंने कहा था कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डबल साइज के होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक। उसके बाद हमारी ये बात हुई थी कि हर तरह के ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। अब मैं आपको जो है वो बता देता हूँ बोन मैरो होता क्या। बट बोन मैरो कुछ बोन्स के दरमियान में हमारे कुछ बोन्स, ये स्पंजी बोन नहीं बेटा, ये स्पंजी बोन नहीं है बोन मैरो। बोन मैरो स्पंजी बोन के भी अंदर एक खास रीजन है, उसको बोन मैरो कहते हैं। स्पंजी बोन इज टोटली डिफरेंट थिंग एंड बोन मैरो इज टोटली डिफरेंट थिंग। ये खास किस्म के सेल्स की एक्यूमुलेशन होती है, यहाँ पर सेल्स एक्यूमुलेटेड होते हैं और इनकी सेल्स की एक्यूमुलेशन की वजह से आप इसको बोन मैरो कहते हैं, जिसको आप उर्दू में हड्डी का गूदा भी कहते हैं। ये स्पंजी बोन नहीं है। अच्छा, बोन मैरो जो है उसके अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है। इन्हीं स्टेम सेल से यही स्टेम सेल जो हैं ये रेड बोन मैरो भी बनाते हैं, यही व्हाइट भी बनाते हैं। सिर्फ ये होता है कि व्हाइट में फैट्स होते हैं जिस वजह से वो व्हाइट जो है वो अपीयर हो रही होती है, वरना व्हाइट बोन मैरो में भी रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल दोनों बनेंगे। वो भी बोन मैरो है, रेड बोन मैरो भी बोन मैरो है, उसमें भी रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल दोनों बनेंगे। अब ये देखिए, असल में ये बात करनी थी मैंने, ये देखिए हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है यही। अब ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है ये असल में कहाँ मौजूद है, बोन मैरो में मौजूद है, ठीक है। अब ये जो बोन मैरो है इसमें प्रॉपर सिग्नल, जरूरत किस चीज की है, प्रॉपर सिग्नल मिलने की। जब प्रॉपर सिग्नल मिल जाएगा उसके बाद यही हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल रेड ब्लड सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, यही हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो मोनोसाइट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये सारे कल जब हम डिस्कस करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स तो तब हम इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ले बेटा, काफी आज के लिए।